मुंतहा ये सारे हदशात वहम क्यों पाल रखती हो तुम? देखो जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ शक वहम नहीं होते। एक बात याद रखना या भाई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। उनकी ज़िंदगी दुनिया तुमसे शुरू, तुम पर ख़त्म। हाँ थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, वो जी भी तो जलाया है तुमने उनका, मगर मेरी जान वो तुमसे गाफिल थोड़ी हैं। ये देखो मेरे मोबाइल का मैसेज फोल्डर, अभी उनका मैसेज आया था। मुंतहा को मेडिसिन दी, मैं तो भूल गई थी, फिर मैं आई तुम्हारे पास। रही बात नाराज़गी की, वो तो तुम्हें उनके रूम में जाकर पता चलेगी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। फाहा, उसने उसे घूर कर देखा था, उसकी बात का मतलब समझते हुए। क्या यार, मैं तो बस तुम्हें समझा सकती हूँ, प्लीज़ अपनी मोहब्बत से मेरे भाई के सारे दर्द और कर्ब समेट लेना। बहुत लंबा अरसा जुदाई को बर्दाश्त किया है उन्होंने। उसने उसको मेडिसिन खिलाते दूध का गिलास देते हुए कहा था, मैं कोशिश करूंगी उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकूं। जोशी नहीं आई अभी तक? उसने दूध पीते पूछा। दादो बता रही थी पजल बॉक्स सॉल्व हो गया है, असम भाई और जोशी के दरमियान की गलतफहमियां भी दूर हो गई हैं। हाई इधर ही हैं, शायद आने वाले हूँ आज। जोशी और असम भाई फ्लैट में ही रहेंगे, घर पर खतरा है। इसने पूरी बात बताई। ये तो खुशी की बात है फ़हा, फाइनली सब ठीक होने जा रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। बहुत खुश थी वो सुनकर। तभी डोर नॉक हुआ था। हाई आप आ गए? फ़हा ने हासिम को अंदर आते देख पूछा। हाँ आ गया। दादू सो गई क्या? और मुदा कैसी तबीयत मेरे बच्चे की? आप, उसने उसके सर पर प्यार देते हुए कहा। मैं ठीक हूँ हाइसी भाई, काफ़ी बेहतर हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कुछ चाहिए तो नहीं भाई इसे? खुश हो ना तुम? बहुत खुश, बस एक रिक्वेस्ट है हाइसी भाई, उसने पूछा। क्या रिक्वेस्ट? बोलो बेटा। क्या आप मुझे सुबह मामा बाबा के पास लेकर जा सकते हैं? मुझे मिलना है उनसे, उन्हें देखना है। ठीक है भाई की जान, चलेंगे। आप रिलैक्स होकर सो जाओ, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचना। अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। उसने दोबारा से उसके सर पर हाथ रखा और कमरे से बाहर निकला। फ़हा भी उसे बेड पर लिटाकर उस पर कंफर्टर ओढ़ती बाहर निकली। किचन से कॉफ़ी बनाकर वो रूम में आई थी और कॉफ़ी के कप टेबल पर रखे थे। हाइसम शायद ड्रेसिंग रूम में था। टेबल पर रखे रेड रोजेस को देखते हुए उसने उनको पकड़कर छुआ था दूसरे हाथ से, और फिर उनको नाक के पास लाकर स्मेल किया था। ताज़ा ताज़ा खुशबू लिए फूल उसकी सांसें महका गए थे। यू लाइक इट एंड दिस इज़ फॉर यू। हाइसम ने बाहर निकलकर पीछे से उसको हक में लेते हुए कहा। थैंक यू, बट किस खुशी में? ये एडवांस गिफ्ट है। एडवांस गिफ्ट? मैं समझी नहीं। एडवांस गिफ्ट मुझे बेबी देने के लिए। हाई के बच्चे? वो चीही थी उसके हिसार को खोलने की नाकाम कोशिश करते हुए। अभी कहा बेबी, अभी तो कुछ प्रोसेस ही नहीं किया प्रैक्टिकली। हाँ मगर आज पूरा पूरा इरादा है। आप पागल हो चुके हैं? उसके रीढ़ की हड्डी में सुनसाहट हुई। यस, व्हेन आई सा यू फर्स्ट टाइम ऑन माई वर्ल्ड। उसने उसका रुख अपनी तरफ करते हुए उसके माथे पर लाभ रखी, फिर उसकी दोनों आंखों पर और फिर नाक पर। काफ़ी ठंडी हो जाएगी हाई। सच सच बताओ क्या मिक्स किया है इसमें? कुछ नहीं, बिकॉज मैं चाहती हूँ पूरा दिन उधर उधर भागते रहें आप। बहुत थक गए होंगे ना। तो ये थकावट काफ़ी दूर होने वाली थोड़ी है फ़हा, उसने गंभीर लहजे में कहा। हाई कमर पर रेंगते उसके हाथ ने शर्ट की जिप पर कारगुजारी दिखाई तो कमज़ोर सी आवाज़ से उसने उसका नाम पुकारा। नो फ़ा, आज नहीं। आज तुम्हारी किसी भी कमज़ोर दलील की वजह से दूर नहीं जा सकता। वो कंधों से शर्ट सरकाते वहाँ अपने लाभ रखते मदहोश हुआ, और वो उसकी शिद्दतों से लड़ती उसके गिर्द बाजू फैलाती उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ती बेबस हुई। तभी वो उसे बाजू में उठाए बेड पर लाया। साइड टेबल से खूबसूरत छोटी सी डब्बी निकालकर उसमें से डायमंड रिंग निकाली, उसकी फिंगर पर लब रखकर उसको अंगूठी पहनाई। मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल करने का शुक्रिया फ़ाहा, उसने उसके नाक के साथ नाक रब करते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की। दोनों के सांसों की मधुर खामोशी कमरे में गूंज रही थी। तभी उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां बसाए वो पूरी शिद्दत से उसके होंठों पर झुका। वो अपनी शिद्दतों की बारिशें करते हुए उसे अपने साथ भिगोने लगा, और वह उसकी हर शिद्दत हर लम्स का तिनका तिनका महसूस करती अपने वजूद में सिमट रही थी। ये नेक पर मार्क? वो किचन में चाय के कप धोकर रख रही थी, बालों का हल्का सा जूड़ा बनाए, जब अरसम उसके पीछे आकर खड़ा हुआ था और पूछा था। बीरबल का दिया हुआ है, और वो हर बार ऐसे ही आता था रात के किसी भी पहर, और फिर बी लिख कर जाता था। मेरी नेक को दबोचता था। उसके हाथों की उंगलियों के निशान पहले सुर्ख होते थे मेरी नेक पर, और फिर नीले हो जाते थे। जैसे ही पिछले जख्म भरते थे वो फिर आ जाता था, और कहते कहते रुकी थी। उसकी आवाज़ भर गई थी। आखिरी कप धोकर रखे उसने हाथों को उसने साफ किया और
उसकी तरफ मुड़कर देखा। काश मुझे कभी महसूस हो पाता कि मेरी ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ में है। उसकी नेक पर बने मार्क पर लब रखते हुए उसने कहा, मैं तो हमेशा तकलीफ़ में रही हूँ अरसम, बचपन से लेकर जवानी तक। कभी कभी लगता था कि ये सब कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी सोचा भी नहीं था अल्लाह पाक आपको मेरा नसीब बनाकर मुझे खुशकिस्मत बना देंगे। उसने अपने हाथों के प्यालों में उसके चेहरे को बढ़ते एड़ियों के बल खड़े होते हुए उसके माथे पर लाभ रखने चाहे थे, मगर वो उसके पेशानी पर नहीं पहुंच पा रही थी। उसने उसकी कमर से पकड़कर उसे ऊंचा किया था ताकि वो जो करना चाहे कर ले। उसने उसको वापस ज़मीन पर रखा। इसके लम्स खुद में तहलील हुए महसूस करते। आपको पता है अरसम, जब पहली बार बोनी को हॉस्पिटल ले जाते हुए मैंने आपका हाथ थामा था, तभी मुझे लगा था जैसे ये लम्स मेरे दिल से टकराया है। मैं शायद दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ जिसे एक ऐसी कांच की गुड़िया मिली है जिसका दिल मेरे लिए धड़कता है। उसने उसके बालों का जूड़ा खोलते हुए कहा। वो बगैर दुपट्टे और इस शाल के खुले बालों और घेरेदार फ्रॉक में खड़ी उस पर कयामत बरपा रही थी। तुम्हें जब जब देखता हूँ से दिल करता है तुम्हें पूरी दुनिया से छुपाकर किसी ऐसी जगह महफूज कर लूँ जहाँ तुम्हें मेरे सिवा कोई दिख ना सके। और जब कोई पूछे कि असम सुल्तान चौधरी तुम्हारी ज़िंदगी का हासिल क्या है तो मैं तुम्हारा नाम लूँ। जेश उसकी सांसों को अनहील करते वो पुकारा। जी उसकी सांसों को अनहील करती वो भी बोली, तुम रगे जाँ हो, वो जो ना मिले तो बंजर। उसके गाल पर लब रखते हुए उसने कहा, आप मोहब्बतें वो जो अक्स होती है शिफाफ। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए चूमते हुए कहा था उसने, और मेरा अक्स दोशा अरसम सुल्तान चौधरी है। उसके साथ कदम कदम चलते उसकी नाजुक कमर में हाथ डाले वो उसे बेड पर गिरा गया था और उसके सर के नीचे तकिया सेट करते उसके लंबे बालों को तकिए पर डाला। मैं इन तमाम तकलीफ़ों का अजाला तो नहीं कर सकता जो तुमने रातों को डर डर कर जाग जाकर गुजारी हैं। मैं जानता हूँ वो वक्त वो सब भूल नहीं पाओगी तुम, मगर जेश मेरे साथ हाथ थाम कर चलो तो पीछे कभी मुड़कर ना देखना। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करके कभी मेरी इन खूबसूरत आंखों को नम ना करो। उसकी आंखों के हलकों को बेकरारी से लम्स देते कहा था उसने, और फिर उसके नाजुक वजूद को बाहों में भरकर उसे खुद पर डाला था। सम उसका हाथ बालों में जाता देख उसकी गंभीर आवाज़ कमरे का आफस हो। उसकी सांसें कमज़ोर पड़ी थी आगे का सोचकर। हाथ बालों में फंसाए वो उसके होठों पर झुका। अरसम मुझे नींद। ये वक्त ये लम्हे मेरे और तुम्हारे हैं जीश, किसी भी तीसरी चीज़ की मैं दाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जस्ट फील मी ऑन योर एवरी ब्रेथ। गंभीर लहजे में कहते उसकी शर्ट को उसने नीचे सरकाया था और कमरे में जलती वाहिद लैंप लाइट की रोशनी को भी ऑफ किया था। गर्दन की सरहद पार करते उसके होंठों के लम्स पर उसने उसकी कमर के गिर्द बाहों का घेरा मजबूत किया। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी अरसम, उसने अबतर होती सांसों से कहा। मैं हूं ना पास साथ। उसने उसके हाथ की उंगलियों में उंगलियां उलझाते उसकी ब्यूटी बोन पर लब रखे थे और वो उसके मजबूत लम्स पर अपना आप उसके सपुर्द कर गई थी। उसकी मुश्किलात ख़त्म हुई थी। एक मसहूर कुन हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी ने उसको खुश आमदीद कहा था। वो अब मिसेस अरसम सुल्तान चौधरी थी जो अपनी ज़िंदगी की तरफ मैली आंख से देखने वालों को तबाह करने का हुनर जानता था। उनकी मोहब्बतें अपने अपने हिस्से के दुख काट कर अरूज को पहुंची थी और मिलन पर झूम रही थी। ये मुझे क्या हो गया है? कल से वो अजीब सा शख्स मेरे वहम गुमान पर क्यों छाया हुआ है और किसी और की मोहब्बत है वो। दुआ, तुम कैसे उसे अपने हिसाब पर तारीख कर सकती हो? ये नामुमकिन है दुआ। उसके लफ्ज़ तुम क्यों नहीं भूल रही? क्यों हर आहट पर दौड़ी चली जाती हो कि वो होगा? कल से ढूंढा से हुई आखिरी बात, उसके लफ्ज़, उसकी नज़दीकी, अपने चेहरे पर पड़ती उसकी सांसें, वो सब उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। और अब वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी, ये जानते हुए भी वो फाहा से मोहब्बत करता था और करता रहेगा। फिर भी तुमने कहा था कि कभी एक तरफा मोहब्बत करके देखना फिर पता चलेगा। तुमने बद्दुआ दी थी ना मुझे। उसकी आंखों में नमी आई थी। कल से उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो उसके वजूद का आधा हिस्सा अपने साथ ले गया है, जैसे वो उस गिलास की मानंद हो गई है जिससे पानी निकालकर वो पी गया है और उसे हाल ही भटकने के लिए छोड़ गया। ऐसा कभी ना पहले हुआ ना उसने कभी महसूस किया। तुमने अच्छा नहीं किया डूना। तुम क्या समझते हो मैं इस कमज़ोर से एहसास को खुद पर हावी कर लूँगी? बहुत बड़े वो मैं नहीं आऊँगी मैं इन एहसासात में। वो खुद से जंग लड़ रही थी जब उसे यूँ महसूस हुआ था जैसे डोना की आवाज़ आ रही हो बाहर से। नहीं, ये मेरा वहम है, तुम नहीं हो। खुद से खुद कलामी की थी उसने। नहीं, मैं बाहर जाकर नहीं देखूंगी, उसने दिल में इरादा किया, मगर अगले ही लम्हे बेचैन होती उठी और कमरे का दरवाज़ा खोला। ठीक है, मैं हाँ भाई के रूम में रख देता हूँ। वो वही तो था, उसके कमरे के सामने से गुजरते किसी से कॉल पर बात करते कह रहा था और फिर हाब का कमरा खोलकर उसके कमरे में गया।
वरना आंखों से उसके लिए गए कदमों पर कदम रखती, उसके पीछे पीछे चलती, उसके कमरे तक गई। उसने मतलूबा चीज़ हाब के कमरे में मौजूद टेबल पर रखी और जैसे ही पीछे मुड़ा तो दुआ को अपने पीछे पाया। दुआ, तुम क्या हुआ, रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना? कैसे कैसे किया तुमने ये सब, मुझे बताओ। क्या किया मैंने, आर यू ओके? तुमने किया डोना, सब तुम्हारी वजह से हुआ। पूरी रात में सुकून से सो नहीं पाई। तुमने कहा एक तरफा मोहब्बत का मजा चखो, कौन सा सूर भोंक कर मेरी सांसें बेकरार की हैं तुमने। तुम जानते हो पूरी रात मेरे कानों में तुम्हारे लफ्ज़ गूंजते रहे, सारी रात तुम्हारी सूरत देखने के लिए पल पल मेरी आंखें तड़पती रहीं। तुमने मुझे बेकरार कर दिया और मैं ना चाहते हुए भी हो गई हूँ। अब मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मैं एक ऐसे शख्स के लिए बेकरार हूँ जो पहले से किसी और से मोहब्बत करता है। बताओ मुझे कहाँ जाऊँ मैं, तुमने मुझे मेरे यही एहसासात में हाल ही कर दिया है। वो रो रही थी, चीख रही थी, उसका गिरबान पकड़कर। तुम होश में तो हो दुआ, कैसी बातें कर रही हो? इट जस्ट आ अट्रैक्शन। अपने दिमाग को और अपनी सोच को दुरुस्त करो। उसकी बातें सुनकर उसके माथे पर अनगिनत बल आए थे। अपना गिरबान छुड़वाते हुए वो बरसा था उस पर। काश ये अट्रैक्शन होती तो दुआ सिद्दीकी हाल ही हाथ लिए तुम्हारे सामने ना खड़ी होती, या फिर तुम्हारी शक्ल देखने के लिए ये तुम्हारे पीछे भागी भागी ना आती। मगर तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, शायद कभी पड़ेगा तुम्हें। तुमने तो अपने हिस्से की मोहब्बत कर ली, अब तो मुझे अपने हिस्से का दुख झेलना है। काश मैं तुमसे कभी ना मिली होती। आई थिंक तुमने कल की मेरी बातों को बहुत सीरियस ले लिया है। वो जस्ट मजाक था, मैंने बस तुम्हें तंग करने के लिए कहा था। वो सब चलो शाबाश, वो सब भूल जाओ। अभी तुम्हारी बहुत सारी लाइफ पड़ी है। इससे अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि वो मजाक था, तो तुम्हारी कसम मैं भूलने की कोशिश करूंगी। तुम्हारी एक बात में सच्चाई थी डोना, वाकई एक तरफा मोहब्बत हज्जर की सूली पर चढ़ा देती है। यू नो वट इट्स अ यू नो वट इट्स अ ट्राइंगल, फाहा सेंटर में डूना और फिर दुआ सिद्दीकी। आहिस्ता बोलो, दुआ कोई सुन लेगा। जो बात मैं खुद से भी छुपा कर रखना चाहता हूँ, क्यों तुम उसका तमाशा बना रही हो? वो भड़का था उसकी बात पर। तमाशा? वो तो शायद अब मेरा बन जाएगा। एक हंसती खेलती लड़की को अपने तलस्सुम में जकड़ कर क्या मिला तुम्हें? दुआ, तुम हद से नहीं, हद तो शायद अब कोई रही ही नहीं। ये जानते हुए भी कि तुम मुझे कभी कबूल नहीं करोगे, ये जानते हुए भी कि जिस मोहब्बत के लिए रात से मैं तड़प रही हूँ उसका हकदार तुम्हारा दिल किसी और को ठहराता है, फिर भी मेरी मोहब्बत ने हर हद तोड़ दी। काश मुझे भी मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलती, या फिर काश मैं दुआ सदीकी नहीं फाहा सुल्तान चौधरी होती। अपने आंसू साफ करती वो पलटी थी और बाहर खड़ा हाथ जो कब से उनकी बातें सुन रहा था साइड पर होकर छुपा था, उसके कमरे से निकलती रोते हुए अपने कमरे में कैद हुई थी वो। या अल्लाह, इस कम अकल लड़की को अक्ल दे। डोना ने गहरा सांस लेते कहा। तब ये आप अंदर दाखिल हुआ। आप भाई आप, वो मैं ये ले आया था। आपको देखते हुए उसने कहा, कम अकल वो नहीं बल्कि नाशुक्री तुम कर रहे हो। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे अपने पास बिठाते कहा। मैं समझा नहीं है। हाँ भाई जुना, वो छोटी है तुमसे, मगर उसका जज्बा छोटा नहीं है और ना ही झूठा। उसके साथ सच्चे हैं। अगर झूठे होते तो यूं तड़प कर तुम्हारे सामने आकर भी अपनी बेकरारी और मोहब्बत का हिसाब ना मांग रही होती। रात दोबारा रात वो 2 बार अपना इन्हेलर लेने के लिए लॉन में गई थी। मैंने विंडो में देखा था उसे। फिर मैं कमरे से बाहर निकला तो सारा आप ही को सामने से आते देखा। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उसे अस्थमा है बचपन से, मगर ज़्यादा तब होता है जब वो जन्नत से दूर होती है या कोई टेंशन लेती है। मैं उनकी बात सुनकर रूम में आ गया। मुझे लगा शायद वो जन्नत को मिस कर रही होगी। मुझे अब समझ आया, उसकी सांसें रुकने की वजह तुम थे। डोना, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें यही कहूँगा कि सिराप के पीछे भागने से बेहतर है उसकी तरफ लौटो जिसके लिए तुम अहम हो। फ़हा की शादी हो चुकी है, वो कासिम से मोहब्बत करती है और वो उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। वो दोनों अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं, खुश हैं। इस सब में तुम अपनी खुशियों को दाव पर लगाकर तनहा ज़िंदगी गुजार कर सबसे बड़ा नुकसान खुद के साथ करोगे, और इससे भी बड़ा नुकसान इस बच्ची के साथ जिसकी मोहब्बत के आगाज़ ने ही उसे इस कदर बेचैन रखा है। पूरी रात तो सोचो आगे की ज़िंदगी उसे क्या देगी। मेरे ख्याल में तुम उसके लिए और वो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। फिर यतीम है, सारी ज़िंदगी फैमिली के लिए तरसी है, तो क्या तुम उसकी मोहब्बत को अपना नाम देकर उसे खुशियाँ नहीं दे सकते? काश ये मेरे बस में होता है। हाँ भाई, मोहब्बत में शिर्क जायज़ नहीं है और ना ही किबले बदले जाते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी मुझे समझा रहे हैं। जानता हूँ मोहब्बत ना तो शिर्क की और ना ही किबला बदलने की इजाज़त देती है और ना ही किसी तीसरे की शराकत दारी पसंद करती है। मगर ये सब असूल तो तब लागू होते हैं जब सामने वाले को आपकी मोहब्बत का पता हो, आपकी फीलिंग्स का एहसास हो। जब वो खुश है अपनी लाइफ में, उसका किबला उसकी मोहब्बत कोई और है, तो तुम दीवारों से सर टकरा कर खुद को लहूलुहान मत करो। दुआ बहुत अच्छी लड़की है, सबसे बढ़कर सच्ची है। अपनी फीलिंग्स को बजाय किसी और के साथ शेयर करने के वो तुम्हारे पास आई, तुम्हें बताया, तुम्हारे सामने रोई। क्यों? क्योंकि वो जानती है इस मामले में तुम उसके लिए जो हो और कोई नहीं है वो। और देखो उसने ये
भी कह दिया कि वो जानती है कि तुम उसको नहीं अपनाओगे किसी और की मोहब्बत की खातिर। क्या तुम चाहते हो जिस भट्टी में तुम जल रहे हो वो भी जले, खुद को तकलीफ़ में हो उसे भी तकलीफ़ में डालोगी? अब सोचना ज़रूर। इसने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। काश सोच सकता, दुआ है कि उसे कोई बेहतरीन मिले। और रही बात तो मेरी परसों की फ़्लाइट है नॉर्वे की। मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था, जॉब मिल गई है वहाँ। मैं बस अब दूर जाना चाहता हूँ यहाँ से, सॉरी। कहते वो रुका नहीं था, चला गया था। तबीयत कैसी है आप? अरहम ने अंदर आते हुए पूछा। बहुत बेहतर हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ज़रूरत है ये सब करने की, किसी मुलाजमा को कह देती। बस हो गया सब सेटअप, बस ये कैमराज रखने वाले रह गए हैं। इस बार तो कोई पिक्स ही नहीं क्लिक की ना कोई वीडियोस बनाई, सब कुछ ऐसे हुआ जिसका ना कभी सोचा था और ना ही कभी तमन्ना की थी। और हमने गहरा सांस खींचा था और बेड पर ढह गया था। बाज़ दफ़ा ये सब ज़रूरी होता है, लपाक दिखाते हैं लोगों की असलियत सामने लाने के लिए। वो भी उसके करीब ही कैमरास लेकर बैठ गई। वैसे जब आप लोग नीचे जा रहे थे हाइकिंग के लिए, तब थर्ड माउंटेन के ऊपर रेनबो थी, मैंने कुछ शूट की थी, मुझे याद है, चलें वो देखते हैं। उसने उसके कंधे पर सर रखते उसके साथ लेटते कहा और कैमरा ऑन किया। जहाँ हमना जनीम जोशा वो बैठी थी और पास ही अरहम हाब और असम होद के गिर्द वॉइस डाल रही थी नीचे उतरने के लिए। इसमें कुछ शॉट्स उनके भी थे। फिर उसे अचानक से रेनबो नज़र आई थी, उसने उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया। वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त है ईशू, तुमने तब क्यों नहीं बताया? और हमने इस मंज़र को देखते हुए दिल से दाद दी। शायद तब सब अपनी अपनी बातों में बिजी थे, इसलिए है मैं इसे ऑफ। चलो बोतल ट्विस्ट और टर्न वाला खेल खेलते हैं। जनीम की आवाज़ गूंजी थी कैम में से। वो जो ऑफ करने ही लगी थी कैमरा, एकदम से उसकी आवाज़ निकली और उंगली रुकी उसकी। रुको रुको, ये तो जनीम वही बात कर रही है जो तुमने हमें बताई थी। और हमने कहा उसका मतलब कैमरा मुझसे तब ऑफ नहीं हुआ था, शायद वो मेरे गले में ही था और ऐसी रिकॉर्डिंग होती रही, ईशू ने कहा। और फिर उन्होंने बगैर स्किप किए उस वीडियो को देखा था जिसमें सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हुआ था। जनीम का जोशा को फोर्स करना कूदने के लिए और हमना का भी इस दरमियान इस बात को बढ़ावा देना और फिर जनीम का जोशा का हाथ पकड़कर उसे एज तक लेके जाना, इशाल और हमना का पीछे आकर मना करना, दोनों का पानी में कूदना, अरसम का जनीम को बचाकर पानी में कूदना और फिर रेहाब का और हम का जनीम तक पहुंचना। मगर इससे पहले ही उसका पानी में कूद जाना, रस्सी खोलकर एक एक सीन वाज़े तौर पर कैप्चर था उसमें। और इसके बाद आगे की सारी वीडियो कुछ घंटे तक की ब्लैक थी। तब शायद उसने कैमरा गले से निकाल कर बैग में रख लिया था और चार्जिंग ख़त्म होते वो बंद हो गया था। मगर अंधेरे में भी आवाज़ें रिकॉर्ड थी, जिनमें रेस्क्यू टीमों की आवाज़ें, हेली की आवाज़ें वगैरह। ओ माय गॉड इशू, इतना बड़ा सबूत हमारे पास था और हम इतने दिनों से कैसे परेशान हो रहे थे। आराम ने कहा। पता नहीं, ये शायद खुदा का करम था, वरना तो मेरे जहन में भी नहीं था कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। शायद मैं जनीम की बातों में खो गई और रिकॉर्डिंग बंद करना भूल गई। और आज ये रिकॉर्डिंग हमें इस मुसीबत से बचाएगी इंशाल्लाह। कदू वाई आर यू क्राइंग? ये तो खुशी के मोमेंट है ना। आई जस्ट वांट टू से यू सॉरी फॉर माई ऑल मिस्टेक्स। मैंने गलत समझा आपको, हमेशा हमेशा गुस्सा किया, नफरत दिखाई, ये समझ ही नहीं सकी कि मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर चढ़ते ही शक और वसूसों को हैर आबाद कह देना चाहिए। मगर मैंने किसी तीसरे की वजह से हमारी ज़िंदगी में जहर घोला और आज ये बात महसूस हुई कि मोहब्बत तो आपने की है बेलूस बेगर्ज, वरना आप चाहते तो मेरी इतनी गलतियों और कोताहियों की बिना पर मुझे छोड़ कर भी तो जा सकते थे ना। तुम्हें छोड़ देता गद्दू तो कहाँ जाता, तुम्हारे सिवा कोई दर्द भी तो नहीं भाता है मुझे। मोहब्बत अकेली हो तो शायद डगमगा जाए, मगर जिस मोहब्बत में जुनून हो उसकी आग कभी मानत नहीं पड़ती। और रही बात थकने की, तो हर कदम पर तुम्हारी मोहब्बत थी या नफरत, उसने थकने ही नहीं दिया। यूँ समझो और हम तारीख हयात हो तुम, यानी सरमाया हयात। हंसते हुए कहते उसने उसकी नाक को लबू से छुआ। मेरी ज़िंदगी में आने, मेरी ज़िंदगी को खुद में ठहराने का शुक्रिया। हम उसने उसके माथे पर लब रखे। अरसम भाई, हज़म भाई और हाब भाई को बता दूं कि सबूत? बिल्कुल नहीं, सुबह बताएंगे, अभी जस्ट यू एंड मी। कद्दू कहते उसे तकिए पर डालते उसके लबों पर झुका। वो सो चुका ना था, नींद तो उसे भी आ रही थी, मगर अज़ान होने में 1 घंटा का बाकी था। तो शॉवर लेकर वज़ू करके वो बाहर आई थी। एक नज़र हाज़म की तरफ देखा था, जो शर्ट लेस कम्फर्टर ओढ़े औंधे मुँह पड़ा। कुछ वक्त पहले गुजरे लम्हात उसको याद आए तो खुद से ही शर्माई थी वो। हर अमल से उसने उसे अपनी शिद्दतों से भिगोया था पूर पूर। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो नमाज अदा करने लगी थी और नमाज के बाद रब का शुक्र अदा किया था, जिसने उसकी ज़िंदगी में इतना हसीन और अच्छा हम सफ़र लिखकर उसे तोहफे में दिया था। जितना भी शुक्र अदा करती कम था। बचपन की महरूमियाँ अब महरूमियाँ लगती ही नहीं थी। जैसे सब कुछ ठहर गया था, सुकून मिल गया था। और शायद इसलिए भी कि उसकी ज़िंदगी का सुकून हासिम वलीद खान था, है और रहेगा। नमाज के बाद कुरान की तिलावत की थी उसने, उसके बाद बेड तक आई। वो अब भी गहरी नींद सोया हुआ
और उसने उसके पास बैठकर कुछ आयात पढ़कर उस पर फूंकी। उसकी खुद की नज़र ना लग जाए उसे। ऐसे कैसे सुस्त कछुए तुम मज़े से सो सकते हो पूरी रात मुझे जगाकर? मुझे तंग करने की सज़ा तो बनती है ना। उसने लबों पर उंगली बजाते सोचा और फिर अपनी कार्रवाई शुरू की। बड़े आराम से ड्रेसिंग से अपना ब्लश और लिपस्टिक, रबर बैंड, ब्लैक काजल उठाकर लाई। सबसे पहले उसने उसके बालों की मांग निकाल कर उसकी पोनियाँ की। फिर उसकी बंद आंखों पर लंबा लंबा लाइनर लगाया। आंखों के निचले साइड पर लंबा लंबा काजल, फिर ब्लश ऑन उसकी चीक्स पर ढेर सारा सर्कल की सूरत में वही ब्लश ऑन उसकी नाक पर लगाकर उसकी नाक अच्छी खासी लाल की। आखिर में लिपस्टिक लगाई। इस दौरान वो कितनी बार हिला था, मगर वो ये सब बहुत ध्यान से कर रही थी ताकि उसे शक ना हो। अपना काम खत्म करते उसने चीज़ें वापस ड्रेसिंग पर रखी थी। हर एंगल से उसकी ढेरों तस्वीरें ली। इससे पहले कि वो तस्वीरें लेती उसने करवट बदली थी। उसको हाथ से पकड़कर नींद में ही हक मिल लिया था और उसकी गर्दन में मुंह दिए फिर से सो गया, जबकि फाहा का चेहरा उसके चेहरे के करीब था। अल्लाह माफ़ करे, हाय क्या तो मैंने किया तो मैं नहीं है ये सब, मगर हाई बहुत ही ड्रैकुला टाइप लग रहे हो, डर लग रहा है मुझे, उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा और आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। सम उठे हैं वो जो गहरी नींद सोया हुआ था, उसके कंधे पर हाथ रखे वो कब से उसे आवाज़ें दे रही थी। हाँ क्या हुआ? उसने आंखें बंद की और पूछा। मुझे शॉवर लेना है, चेंज करना है, और मेरे पास कोई ड्रेस भी। क्या करना है चेंज करके? जीश ऐसे कि सो जाओ यार, नींद में डूबी हमारा आलूदगी आवाज़ में बोलती उसने कहा। असम उठे ना प्लीज़ और छोड़े मुझे, 11 बजने वाले हैं, दादू और खाइसी भी आते होंगे, सब आपकी वजह से हुआ, सब आपने किया। वो रोने लगी। मैंने किया? जब जनाब कसूर सरा आपका है। इतना हसीन भी कोई होता है कि सारी रात किसी को मदोश रखे? अच्छा रो मत, छोड़े मुझे। बुनिया होती तो वो ज़रूर मेरी हेल्प करती। उसने उसके हाथ पीछे करते हुए कहा। व्हाट? अनबिलीवेबल, तुम मेरा मुकाबला एक बिल्ली से कर रही हो? वो बिल्ली नहीं बोनिया है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इस बात का हिसाब बाद में। अभी मैं पहा को कॉल करके कहता हूँ कि तुम्हारा ड्रेस। नहीं आप घर पर किसी को नहीं कहेंगे, सब क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं। व्हाट जीश, आर यू आउट ऑफ ऑन योर माइंड? मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। उसने तासुब से गर्दन हिलाई थी। नहीं आप घर पर किसी से नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं मॉल जाकर ले आता हूँ, उसने दूसरी सजेशन दी। नहीं मुझे अकेले डर लगेगा। उफ, तो फिर मेरे बेबी के पास कोई और ऑप्शन है? नहीं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट मुझे ड्रेस चाहिए। उसने रोना शुरू कर दिया। लाइक सीरियसली जीश? आपकी बार? उसने उसको देखते लंबा सांस खींचा। अफसोस किया था खुद की हालत पर। क्या कर रही हैं? उसका फिर से मोबाइल खींचता देख, मोबाइल में घुसते देख पूछा था जोशिया ने। एक एक दोस्त है, करीब ही रहती है, उसको मैसेज किया है, 15 मिनट तक आ जाएंगे। ड्रेस तब तक शॉवर ले लो तुम। कौन सी दोस्त? कब बनी? कैसे दोस्त? और आप क्यों मुझे? उसकी पूरी बात होने से पहले ही उसने उसके बालों में हाथ फंसाए, उसके लबों पर लब रखे। उससे आप नए सवालात करने लगी थी वो, और उसे अगले 15 मिनट तक उसके बेतुके सवालात का जवाब देने के बजाय उसे खुद में बिजी रखना था। एटलीस्ट तब तक जब तक दोनों के ड्रेसेस नहीं आ जाते। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। फ़ाहा तो सुबह वो सोई हुई थी, इसलिए गहरी नींद में थी, जबकि हासिम ने उठकर साइड टेबल से मोबाइल पकड़कर यस किया। जी दादू हैरियत ठीक है, अभी आ रहा हूँ, कहते उसने मोबाइल टेबल पर रखा। साथ लेटी फ़ाहा को देखते खुद से अलग करते उसके माथे पर लब रखे और चप्पल अड़सते शर्ट पहनते बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, डाइनिंग टेबल पर बैठे मुंतहा और शेरी पेट पर हाथ मारकर हंसते हुए दोहरे हुए उसकी शक्ल देखा, जबकि पास खड़े मुलाजिम भी हंसने लगे। दो पोनियों, लंबे लंबे काजल और आई लाइनर और उसके साथ रेड लिपस्टिक, ब्लश ऑन के गोल सर्कल गालों पर और नाक पर। बियर्ड वाली खौफनाक हसीना लग रहा था वो। मिसेस दराबी दबी दबी हंस रही थी, जानती थी कि ये कारस्तानी उनकी अकलौती बहू की है। वो दादो आप भी? हुआ क्या है, क्यों हंस रहे हैं साहब? हाइसी भाई, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, सीरियसली वन सेल्फी प्लीज। मुंधा ने अपना मोबाइल पकड़कर कैमरा ऑन किया, जबकि शेर और मुंधा उसके दाएं बाएं आकर खड़े हुए थे। और जब उसने कैमरे में अपनी शक्ल देखी थी, एक बार उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ था कि ये मैं हूँ। तब तक मुंधा पिक क्लिक कर चुकी थी। तभी ऊपर रेलिंग पर खड़ी फाहा का कहका बुलंद हुआ था। फाहा की बच्ची! उसने अपने दोनों पौनियों की रबड़ खींचते ऊपर की तरफ भागते कहा। 15 मिनट तक नीचे पहुंचो हासिम, पीछे से मिसेस दराब ने आवाज़ लगाई। वो भागता हुआ इसके पीछे रूम में आया। अल्लाह की कसम ये बदला था, आपने पूरी रात तंग किया उसका। वैसे ही एक गलती हो गई मुझसे, उस दिन वाली पिंक शर्ट भी पहन लेते तो आफत लगते, बिजलियाँ गिराती मेरी पिंक चमक छल्लो। तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, लगता है एक बार फिर सब कुछ रिपीट करना पड़ेगा रात वाला। उसने पीछे से जाकर उसे पकड़ा था और दोनों इस भागम दौड़ी में
रग पर गिरे थे नीचे। अब भूलो अब बोलो तुम आफत कौन लग रहा था। वो जो उसके ऊपर गिरी थी, उठने की कोशिश कर रही थी, तब भी उसने मजीद मजबूती से उसके गिर्द घेरा, तंग करते हुए कहा, अच्छा मैं सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। उसने खुद को बचाते हुए कहा, नहीं तुम और मना हो जाओ, तुम बाज आने वालों में से नहीं हो। कहते वो उसके होंठों पर झुका था और शिद्दत भरा लम्स छोड़ा था। कुछ देर बाद उसके भीगे लबों को आज़ाद करते उस पर उसको ज़मीन पर डालते उठा था। इंसान पंगा तब ले जब बर्दाश्त कर सके। आई हेट यू सुस्त कछुए, मेरे पास सारी तस्वीरें हैं आपकी भी व्हाट्सएप पर। अब मैं अपनी व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाऊंगी। तुम्हें लगता है बीबी कोई मुझे फ़र्क पड़ेगा? लगा देना, नो प्रॉब्लम। फिर रात को रेडी रहना अगली सज़ा के लिए। वैसे भी आज तो तुम हॉट और डैशिंग लगने वाली हो। उसने वॉशरूम से ही आवाज़ लगाई। बदतमीज़, बेशरम, सुस्त कछुआ। कहते वो उसकी हालत दुरुस्त करती नीचे की तरफ बढ़ी। फ़ाहा, ये क्या था? आप बेफिक्र रहें दादो, ये तो आगाज़ है सारी ज़िंदगी। आपको ऐसे इंसिडेंट रोज़ देखने को मिलेंगे। मुझे ये हंसते मुस्कुराते चेहरे बहुत पसंद आए। शुक्रिया बेटा इस घर के रंगों में मज़ीद रंग भरने के लिए। और वो हंसते हुए हायसम का नाश्ता लगाने लगी। शेर और मंथा नाश्ता करके अपने रूम में जा चुके थे। थोड़ी देर में हायसम भी रेडी होकर नीचे आ चुका था। नाश्ते के बाद वो मिसेस दराब के साथ गाड़ी में बैठा जोइशा की तरफ जाने के लिए निकला। दादू आपको पता चला उन वर्ड्स का मतलब? हाँ पता चल गया है। ये जो बड़ा सा शॉपिंग बैग देख रहे हो, मुझे तो ये समझ आया था, अब आगे देखो, दादू ने कहा था और हायसम ने सर इस्बात में हिलाया। मुझे लगता है दादू आ गई हैं। वो फ्रेश होकर नाश्ता कर रहे थे तब डोर बेल हुई। अरसम ने जाकर दरवाज़ा खोला और वो दोनों अंदर आए। खुश रहो दोनों हमेशा। उन्होंने दोनों से मिलते कितनी दुआएं दे डाली। दादू आप चाय लेंगी? जोशा ने पूछा। नहीं बेटा कुछ नहीं, अभी भी नाश्ता करके निकले। हायसम वो बैग टेबल पर रखो। उन्होंने हायसम से बैग टेबल पर रखने का कहा। उसने टेबल पर बैग रखकर उसका शॉपर अलग किया। दादू ये बॉक्स। जोशा ने उस ब्राउन हाथ के बने कार्डबोर्ड के बॉक्स को देखते कहा, क्या ये वही 4 वर्ड्स हैं? उन्होंने इस बॉक्स के सामने लिखे 4 हरूफ की तरफ इशारा किया। DTIP। हाँ ये तो वही वर्ड्स हैं। हर सामने हरूफ पढ़ते कहा। मगर दादू इसका मतलब? जोशा ने पूछा। ये वलीद ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद बनाया था। वो अक्सर अपने फार्मूला और अपने पर्सनल चीज़ें इसमें रखता था और फिर लॉक लगा देता था। एक बार मैंने इसे खोलने की कोशिश की तो वो अचानक आ गया। मुझे तजस्सुस हुआ था कि इसमें है क्या। फिर उसने कहा मैं ये मेरे पर्सनल इस्तेमाल का है, इसे मेरे सिवा कोई नहीं खोल सकता। क्या आपने इस पर लिखे 4 हर्फ नहीं पढ़े? तो मैंने उसे कहा कि पढ़े तो हैं मगर समझ नहीं आया। वो हंसने लगा और कहा, डी मीन्स डोंट, टी मीन्स टच, आई मीन इट्स, और पी मीन्स पर्सनल, यानी डोंट टच इट्स पर्सनल। कहते ही उसने वो बॉक्स उठाया और कमरे में ले गया। उसके बाद मैंने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की। उसकी शादी और मौत के बाद तक ये बॉक्स इसके प्राइवेट रूम में रहा जहाँ वो अपने एक्सपीरियंस करता था। फिर एक दिन जब मैंने वो रूम साफ़ करवाया तो मैं फेंकवाने लगी उसे, मगर फिर ये सोचकर नहीं फेंकवाया कि मेरे बेटे को बहुत अजीज़ था, ये तो स्टोर रूम में रखवा दिया। कल जब बात हुई तो अचानक मुझे याद आया, मगर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये 4 लफ्ज़ इस बॉक्स के लिए होंगे। ये तो खुलने पर पता चलेगा। उन्होंने अपनी बात ख़त्म की थी नम आवाज़ में। हायसम ने उनके गिर्द बाजू फैलाए। अरसम ने चाबी पकड़कर जोशा को दी। उसने उस गार्ड बोर्ड के बने मजबूत बॉक्स पर लॉक के निशान में चाबी डालकर घुमाई और टुक की आवाज़ आई थी, जैसे घड़ी की सुइयों के बजने की आवाज़। और फिर वो बॉक्स खुल गया। उसने बॉक्स के अंदर देखा था बहुत सारी तस्वीरें थी उसके पापा और सुल्तान चौधरी की। उन सब ने बारी बारी वो तस्वीरें देखी और उन्हीं तस्वीरों के नीचे एक काले रंग की डायरी थी, जिसे जोशा ने कांपते हाथों से बाहर निकाला। और फिर सब ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? जन्नत ने दुआ से पूछा। कुछ नहीं अभी मैं ठीक हूँ। क्या बात है दुआ, मिस कर रही हो तो वलीमे के बाद टिकट्स कंफर्म करवा कर आ जाओ। सारा अभी बता रही थी रात भी तुमने कितनी बार हेलर यूज़ किया। मुझे लगता है लाहौर की हवा मुझे रास नहीं आई। वैसे मैं ठीक हूँ और अभी हम हाल के लिए निकल रहे हैं वलीमे के लिए, तो मैं आपसे आप उधर आकर बात करूँगी। ख्याल रखिएगा अपना, खुदा हाफिज़। कहते हुए उसने अपने आंसू कंट्रोल करते हुए कॉल डिस्कनेक्ट की। दुआ आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं, सारा ने आवाज़ लगाई थी। वो नीचे उतरी थी और फिर सबके साथ गाड़ी में बैठकर वेन्यू पर पहुंची थी। सब बहुत खुश लग रहे थे, चारों कपल्स। एक जश्न का समा था हर तरफ, मगर उसका दिल हाली था। हुटिंग और शोर में सबसे पहले अरहम और इशाल की एंट्री हुई थी। अरहम और ब्लू ब्लू टैक्सीडो में अरहम और नेवी ब्लू कलर लॉन्ग मैक्सी में एक इशाल।
दोनों कपल्स नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रहे थे। उसके बाद फ़ाहा और हाइसम की एंट्री हुई थी। ब्लैक टक्सीडो में हाइसम और स्काई मैक्सी पर सिल्वर काम हुआ था। फ़ाहा नेचुरल लाइट मेकअप में स्पॉटलाइट्स की रोशनी में म्यूज़िक के हंगामे में चलते बेहद खूबसूरत लग रही थी। तीसरी एंट्री अरसम और जोइशा की थी। मैरून कलर की घेरेदार मैक्सी में जोइशा और वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के टक्सीडो में अरसम की उसके कमर के पीछे हाथ डाले, दूसरे हाथ में उसका हाथ पकड़े रंग बिरंगी रोशनी में मुस्कुराता हुआ चलता आ रहा था। सब लोग एकटुक बैठे उन सारे हसीन कपल को देख रहे थे। कुछ देर बाद उसे भी एहाब के साथ खड़ा किया गया। वो रेड डीप मैक्सी में मौजूद थी, पूरी दुल्हन बनी हुई। वो ब्लैक टक्सीडो में था। उसने उसका हाथ पकड़ने की जहमत नहीं की थी, ना उसकी तरफ दिखने की। एहाब भाई हाथ तो पकड़े। पास खड़े किसी कज़न ने कहा था। उसे क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता किसी को मेरी ज़रूरत है, उसने धीमी आवाज़ में कहा था, जिसे सिर्फ मुंतहा ने सुना था। उसकी आंखों में नमी आई थी उसके लफ्ज़ों से, मगर वो सारे आंसू पी गई थी। लेकिन उसके कमरे में जाने का सोच कर ही उसके कदम लड़खड़ा गए थे। उसके साथ चलती वो स्टेज पर बैठी थी। कुछ देर बाद सबके फ़ोटो शूट हुए। दुआ ने भी बारी बारी सबको जाकर विश किया और फिर दूर एक अकेली कुर्सी पर बैठी थी। डोना फ़ाहा से कुछ बात करके मुस्कुरा रहा था और वो बस उसे एक टुक देखे जा रही थी। ब्लैक थ्री पीस सूट पहने, बाल वजाहत से सेट किए, कहीं से भी वो इग्नोर करने के काबिल नहीं लग रहा था। दुआ ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। कुछ ही देर में वो उसकी नज़रों से ओझल हो गया था। इधर उधर नज़रें भटकाती वो उसे ढूंढ रही थी, मगर शायद वो जा चुका था। उसे सुबह सवेरे पता चला था कि उसकी नॉर्वे की टिकट है। हाल ही दिल लिए वो उठी थी। वो खुद भी अपनी वापसी की टिकट करवा चुकी थी। रात की उसकी फ़्लाइट भी लाहौर से परवाज़ होनी थी। अभी वहाँ से साफ करती उठी थी। उसके पास शेरी आया। आप इस मेरा आंटी आपको ब्राइडल रूम में बुला रही हैं। ओके कहती वो उसके गाल थपथपाती ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ी। आंटी आंटी रूम में जाकर उसने पुकारा था। आंटी उन्हें, मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी रूम को किसी ने लॉक किया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह दरवाजे के साथ लगा, सीने पर हाथ बांधे खड़ा। आप? उसने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। खूबसूरत लग रही हो। पिंक घेरेदार फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में, लाइट सा मेकअप में बाल खोले वो वाकई हसीन लग रही थी। उसके बाद पर उसने मुड़कर खुद को आईने में देखा था। कुछ खूबसूरतियाँ बेमायनी होती हैं। वो तलख हुई थी, मगर किसी के लिए वे बहुत खास भी तो होती हैं। उसने आगे बढ़कर उसका नाजुक हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ में पकड़ा। गजरा पहनाया था और फिर दूसरे हाथ में भी। डोना, ये कहते हैं जिनसे मोहब्बत की जाए जुनून की हद तक, वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं, और मैं अपनी खुशकिस्मती खोना नहीं चाहता। वहाँ मेरा कल था और तुम मेरा आज, और इस आज को हम दोनों ने मिलकर खूबसूरत बनाना है। दोगी मेरा साथ दुआ? उसने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। जवाबन वो रोते हुए मुस्कुराई, उसके कंधे पर सर टकाया। पता है दुआ, मुझसे किसी ने कहा था दिल की बादशाही दिल को मार कर मिलती है, और मैंने दिल मार लिया। मैं वादा करता हूँ आज से ये दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। बस अब नहीं रोना। उसने उसके आंसू साफ करते हुए उसके माथे पर लाभ रखे और वो उसके सीने में मुंह छुपा गई। उसे उसकी मोहब्बत मिल गई थी, और उसने एक लड़की की मोहब्बत को आंसू में ज़ाया नहीं होने दिया था। कभी कभी हमें बड़े फैसले ना सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की ज़िंदगी को सलामती और खुशी के लिए भी लेने पड़ते हैं। टोना भाई, तो आप सब जा रहे हैं? आ जाए, शेरी ने बाहर से आवाज़ लगाई। उसे पता था उसको पता है आप हैं रूम में। उसने मुझसे झूठ बोला? दुआ ने उसे अलग होते हुए कहा। वो मैंने ही कहा था झूठ बोलने के लिए, डोना ने सर खुजाते हुए कहा। दुआ कहाँ थी तुम? चलो बेटा, तुम्हारी फ़्लाइट भी है, सब घर जा रही हैं, सारा ने उसे देखते हुए कहा। आप ही, मैं नहीं जा रही, फ़्लाइट कैंसिल करवा दिया। मैं कुछ दिन रहना चाहती हूँ यहाँ, बल्कि मुझे कुछ बात भी करनी है आपसे। घर चलकर करते हैं, उसने सारा से कहा। ओके श्योर, आओ चलें, कहते वो उसे साथ ही गाड़ी में बैठी। अरहम और इशाल की गाड़ी पहले रवाना हुई थी, फिर फ़ाहा और हाइसम की, और इसके बाद आगे पीछे जोइशा, अज़म, रेहाब और मुंतहा की गाड़ियाँ घर के लिए रवाना हुई। वो पेशाम, सारा और शेरी भी गाड़ी में बैठकर रवाना हुए थे घर के लिए, और उनकी गाड़ी के पीछे ही डोना की गाड़ी थी। घर पर लाकर चंद रस्मों के बाद उसे और जोइशा को उनके रूम्स में भेज दिया गया था। काफ़ी देर मुंतहा बैठी उसका इंतज़ार करती रही। क्या वो इतना नाराज़ हैं कि रूम में भी नहीं आएंगे? उसने कपड़े तब्दील किए बगैर बेड पर लेटे कहा, और फिर दाएं साइड करवट ली। वो बेख्तियार आंसू रोई। ना किस्मत पर एहतियार था, ना आंसू पर, सब कुछ तबाह किया था उसने। ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी या कुछ और दिल के भगोले जल कर खाक होते और फिर दहकने लगते खुद के लफ्ज़ याद करके। और उस पर सितम ज़रीफ़ी के उसका वह वजूद उस कमरे में मौजूद था जिसमें उसने ना आने की कसम खा रखी। उसकी दिल की तकरीर की जीत हुई थी और ज़हनी तकरार की मात। उसके रवैये से अब वो खौफज़दा हुई थी। ना जाने क्या हुआ। शिद्दत से आंखें बंद की, वो दिल में अपने वजूद को हरकत ना देने की कसम खा रही थी, जैसे उसके जहन में बचपन की कहानी चल रही हो। जब शेर मुर्दा वजूद को सूंघ कर चले जाता है और उस आदमी की जान बच जाती है, वो सोच रही थी उसकी भी जान बच जाएगी। मगर इस वक्त वो किसी जंगल में नहीं, तो गुलाबों से सजी सेज पर करवट के बल लेटी थी, जिसके फूल उसने खुद नोच कर तहस नहस किए थे अपने लफ्ज़ों से। और वो जिसके कमरे में मौजूद थी, वो शेरू का बाप था। कमकली और अपने हक से दस्तबरदारी उसने सीखी ही नहीं थी।
नाराज़गी में भी उसके लफ्ज़ों के वार सह कर भी वो उसे अपने रिश्ते का एहसास करवा कर गया था उस दिन जाते हुए। और आज आज तो वो पूरे हक से उसके बिस्तर पर मौजूद थी। वो उसे सूंघ कर उसमें अपनी जान डाल देगा मगर उसे मुर्दा नहीं समझेगा, उसे इतना यकीन था। और ये बात सोचते ही उसके हाथों की हथेलियाँ पसीने से नम हुई थी, जिसम ने झुरझुरी ली थी, दिल बेतरतीब धड़का था। वो शोले बरसाते तूफान से टकराने वाली थी। माथे पर मौजूद पसीने के कतरे पूरी आबोताब के साथ नमूदार हुए थे और फिर चमकने लगे थे। जान तो तब निकली जब जानलेवा सांसों के चुभन ने कांधे को छुआ। एहाब जुबान लंगत ज़दा हुई और दिल ने लगाम घोड़े की तरह दौड़ता चला गया। बेहंग सांसों में तेजी आई थी और जिस्म लर्ज गया था। उसने लर्जते लफ्ज सुनकर कांधे पर हाथ रखकर उसका मुंह अपनी तरफ किया। एहाब ने वो आंखें इतनी शिद्दत से बंद किए पड़ी थी कि जैसे किसी तलस्सुम में बांधना चाहती हो। एहाब के लबों पर मुस्कुराहट आई। वो सुर्ख जोड़ा पहने होनाई हाथों में बेडशीट को और बेडशीट पर बिखरी सुरह नाजुक गुलाब की पत्तियों को मुठियों में जकड़ते लरजती पलकों, थरथराते लबों और होश रुबा महकता वजूद लिए उसके लिए क़यामत बर्पा किए लेटी थी। कितना मदहोश कुन सरापा था उसकी धमकनी की तरह, तेज चलती सांसें जैसे उसका लम्स उस नाजुक जान के लिए वक्त मर्ग हो। कितने ही बेपरवाह जज्बों ने एहाब रंधावा के दिल में अंगड़ाई ली थी। किस्मत से लड़ जाओ या मानो उसको अपनी गलती, ज़रा ज़रा बहकता जिस्म भी तो तेरा है। आंखों में नमी लिए उसके कान के लोब पर झुकते, पूरी शिद्दत से उसके कान के लोब पर सितमज़रीफ़ी करते हुए अपनी गंभीर आवाज़ में उसके कान में सरगोशी कर रहा था। उसने पूरी जान से उसके चौड़े सीने पर हाथ रखकर उसके नीचे से परे निकलने की कोशिश की थी। वो कामयाब हुई थी मगर अगले ही लम्हे वो उसकी कमर में हाथ डाल कर उसे अपने ऊपर डाल चुका था। सुर्ख अंगारा आंखें लिए उसके जूड़े की पिन खोल कर उसके बालों को आज़ाद किया था। फिर से बोलने की कोशिश की थी, अपने बालों को उसके चेहरे से हटाने की कोशिश की थी। आंसू एहाब के सीने पर गिर गए मगर उसे परवाह ही कब थी। वो तो खुद बेचैन पंजी बना फड़फड़ा रहा था उसकी गुर्बत के चंद लम्हों के जो उसके अजीज थे।